हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12th में और आपको 2026 में केमिस्ट्री का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है विलयन, इस पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, ये हमारे विलयन चैप्टर का वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए हमेशा पूछ जाते हैं, ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस को मैंने रखा है। 5 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये पांचों क्वेश्चन पढ़ लेते हो अगर आप ना, तो आपका विलयन चैप्टर फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए मेरे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन 5 प्रश्नों को पढ़ लो। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊं ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल है, मोललता का, इसको भी मैं बताऊंगा, 2019 में आया है। ये क्वेश्चन 2020 में आया है तो 26 में भी आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसको भी आपको पढ़ना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकल है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए। भैया, हेनरी का नियम क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, लेकिन मैं यहां पे फिर से आपको अच्छे से समझाने वाला हूं अपने नए चैनल पर। देखो, हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं, मैं इसका नियम भी बताऊंगा, अनुप्रयोग भी बताऊंगा, सीमाएं भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब मेरे भाई, एक आप बर्तन ले लो, आपके घर में बर्तन तो होगा ही भैया, ठीक है, भगोना समझ लो इसको। ये मैंने ले लिया एक बर्तन, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है? इस बर्तन में भरा हुआ है भैया जल, या जिसको पानी बोलते हैं भैया, जल बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस बर्तन में क्या है? जल भरा हुआ है। और जल क्या है? ये लिक्विड होता है, ये द्रव होता है। तो इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी है। यहां पे जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कुछ बाहर भी घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये जो हमारा है बेटा ना, ये O2 के मॉलिक्यूल हैं, O2 के, ऑक्सीजन के। तो कहा जा रहा है किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब ये जो गैस है ना, इसकी जल में विलेयता जो है वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। मतलब जितना ज्यादा आप गैस पर दाब लगाएंगे ना, उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन हमारे जल में घुलेगा। मतलब जो इस गैस की जल में घुलने की क्षमता है, जो इस गैस की द्रव में विलेयता है ना, वो दाब के समानुपाती होता है। जितना आप दाब लगाएंगे उतना ज्यादा इस जल में ऑक्सीजन घुलेगा। समझ में आया? बहुत सिंपल है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस आपका द्रव में घुलेगा, ठीक है। अब देखो, यदि मान लो, यदि घुली हुई गैस की मात्रा, यदि घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, मान लो घुली हुई गैस की मात्रा m हो। मान लो ये जो गैस इस द्रव में घुली है ना, इसकी मात्रा m, तथा गैस का जो दाब है, गैस पर जो प्रेशर है, ठीक है, गैस का दाब अगर P हो, P हो तो हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहा गया भैया? तो हेनरी के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार
अनुसार क्या बताया गया भैया कि जो गैस की द्रव में विलेयता है ना m जो है वो गैस के दाब p के समानुपाती होगी, यानी कि m समानुपाती आपका हो जाएगा p। घुली हुई गैस की मात्रा जो यम है वो गैस के दाब के समानुपाती होगा। समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक जुड़ेगा k, तो ये हो जाएगा के पी, m इक्वल टू के पी। यही हेनरी के नियम का फॉर्मूला होगा, जहां पे k क्या है भैया, k जो हमारा है ये समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक या हेनरी स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्थिरांक है। समझ में आ गया? तो कुछ है नहीं, एकदम हलवा है भैया। कहा जा रहा है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ये जो हमारा जल है ना ये द्रव है और ये O2 गैस है। आपको O2 कुछ आपके जल में घुला हुआ है, लेकिन अगर आपको और भी ऑक्सीजन घोलना है इसमें ना तो आपको इस पर प्रेशर लगाना होगा। जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस इस द्रव में घुलेगा। यदि घुली हुई गैस की मात्रा m तथा गैस का दाब p हो तो हेनरी के नियम के अनुसार m समानुपाती p, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो m इक्वल टू के पी, के है समानुपाती स्थिरांक। अब इसके अनुप्रयोग देख लो भैया, कुछ हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है देखो। फर्स्ट है अनुप्रयोग का मतलब कहां कहां हमें हेनरी का नियम देखने को मिलता है, तो देखो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। जब आप ज्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे भैया ना तो ऑक्सीजन का दाब कम होगा। फलस्वरूप यहाँ के लोगों या आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। मतलब क्या है, जब आप बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर जाएंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाएगा। अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन घुली रहती है भैया, तब हम खुद को तंदुरुस्त महसूस करते हैं। अब जब भैया दाब ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगा, क्योंकि दाब जो है, गैस का दाब जो है वो जो हमारे द्रव में देखो, हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हमारे द्रव में जो गैस की विलेयता है, जो ऑक्सीजन की विलेयता है, वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। अगर दाब कम होगा भैया तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं घुल पाएगा, ठीक है, क्योंकि दाब कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी कम होगी, जिससे वे कमजोरी महसूस करते हैं एवं उनमें एनॉक्सिया नामक रोग हो जाता है। दूसरा, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, गर्मियों में अब पीते हैं, तो इसमें जो है एवं सोडा वाटर जो होता है, इसमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर, प्रेशर पर, काफी प्रेशर पर बंद करते हैं। यहां पे भी हेनरी का नियम देखने को मिलता है। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, हर एक चीज की एक सीमा होती है, तो हेनरी के नियम की लिमिटेशंस क्या है देख लो। यद्यपि ये एक महत्वपूर्ण नियम है, परंतु ये तभी लागू होता है जब दाब अधिक नहीं होना चाहिए। भैया बहुत ज्यादा दाब लगा देंगे तो वैसे ही गैस द्रव में घुल जाएगी। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बराबर होना चाहिए। तीसरा, गैस विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए, मतलब जो गैस है ना वो विलायक में कम विलेय होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ज्यादा विलेय होगा तो जैसे ही हम गैस को द्रव के पास लाएंगे तुरंत घुल जाएगा, तो हमें दाब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। चौथा, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। तो ये इसकी सीमाएं हैं। आई होप कि आपको ये फर्स्ट टॉपिक तो समझ में आ चुका होगा। देखो अभी 5 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, ये तो पहला क्वेश्चन था, अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई मेहनत के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे जो लिस्ट का सेकंड क्वेश्चन है ना वो है मोललता से रिलेटेड। देखो विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। अब आप लोग कहेंगे सर जी मोलरता वाला टॉपिक भी तो इंपॉर्टेंट है, उसके भी न्यूमेरिकल बताओ। देखो वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग जाकर सर्च करना क्लास सॉल्यूशन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको सारे न्यूमेरिकल उसमें मिल जाएंगे, और अपने इस चैनल पर भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, मोललता हमें निकालनी है। देखो विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ हो। देखो यहां पे जो Na का अणुभार होगा ना वो होगा 23, Na का जो अणुभार होता है वो 23 होता है। ये दिया जाएगा आपको न्यूमेरिकल में। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1,
ठीक है, ये इसका अणुभार होता है, ये दिया जाएगा। तो देखो इसमें 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, तो बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है। देखो भैया 20 ग्राम जो है ये कम है, तो ये विलेय होगा। 440 ग्राम विलायक होगा, क्यों, सीधा लिखा भी ये विलायक, ठीक है, क्योंकि जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विलेय का भार क्या है, विलेय। अब विलेय हमारा जो है बेटा वो NaOH है, NaOH, इसका भार, इसका भार जो दिया गया है बेटा वो 20 ग्राम है, 20 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद में विलेय का अणुभार भी देख लेते हैं हम लोग लगे हाथ। विलेय का, विलेय जो हमारा है NaOH ही है, NaOH का अणुभार, अणुभार ये कितना होगा बताओ। Na का 23, O का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये आपका टोटल जब आप जोड़ेंगे ना तो 40 आ जाएगा, ये इसका अणुभार होगा। सबको जोड़ दो, Na का, O का, H का, तो पूरा अणुभार आ जाएगा। अब यहां से पहले हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला होगा मेरे स्टूडेंट, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको याद रखना बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विलेय का अणुभार, ये मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। अब भार को अणुभार से आप डिवाइड कर दो। देखो भार ऊपर दिया गया है 20, अणुभार दिया गया है 40, तो हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 को जो हम काटेंगे तो 0.5 ही तो आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या जो आ गई बेटा वो आई 0.5 मोल, ठीक है। ये आई है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें अगर मोलरता निकालना है ना, तो विलेय के मोलों की संख्या तो पता चल गई है, विलायक का भार किलोग्राम में निकालना है। तो विलायक का भार 440 ग्राम है, यहां पे मैं लिखूंगा विलायक का भार, विलायक का भार ये है मेरे स्टूडेंट 440 ग्राम, 440 ग्राम। अब देखो इसको आपको पहले क्या करना होगा, इसको किलोग्राम में बदलना होगा। कैसे बदलोगी मेरे भाई, तो 440 देखो ग्राम है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो 440 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 44 को 100 से भाग देंगे तो 0.44 ये किलोग्राम आ जाएगा, और यही हमारा किलोग्राम होगा भैया। तो इस 440 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.44 किलोग्राम। ये हो गया बेटा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम विलयन की मोललता को निकाल लेंगे बहुत आसानी से। विलयन की मोललता, मोललता इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई मोललता का, ठीक है। चलो अब रख देते हैं हम लोग। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई है 0.5 मोल, विलायक का भार किलोग्राम में है 0.44 है, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे भैया कर लेना, ठीक है, तो हमारा आएगा अप्रॉक्स 1.13, तो ये हमारा आ जाएगा 1.13, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ये हो जाएगा विलयन की मोललता। देखो विलयन की मोललता का जो मात्रक होता है ना वो मोल प्रति किलोग्राम होता है, तो ये हो जाएगा विलयन की मोललता। बेटा निकल गया, देखो कितना इजी था, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। देखो विलेय का भार दिया गया था, अणुभार निकाल लिया 40, मोलों की संख्या विलेय का भार बटा अणुभार, तो 0.5 मोल आया। विलायक का भार 440 ग्राम था, इसको किलोग्राम में बदला तो 0.44 किलोग्राम आया। विलयन की मोललता निकालनी थी, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, 0.5 अपान 0.44 विलयन की मोललता
आ गई 1.13 मोल प्रति किलोग्राम। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने लिस्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे इस टॉपर लिस्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है ना, एक न्यूमेरिकल है और इसी न्यूमेरिकल को अब हम सॉल्व करेंगे। हमने इस न्यूमेरिकल को एक पेज में रखा है और इसी पेज में इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझो। एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। भैया ये क्वथनांक में उन्नयन टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। हमारे फर्स्ट चैप्टर विलयन का ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि विलयन चैप्टर के हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, तो 2.5 ग्राम जो है ये विलेय होगा, ठीक है। 100 ग्राम बेंजीन जो है ये विलायक होगा और ये क्वथनांक में उन्नयन दिया है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे जो जो दिया है। विलेय का भार हमें दिया है बेटा, विलेय का भार ये हमें दिया गया है। देखो इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से। ये हमें दिया गया है 2.5 ग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टूडेंट कैपिटल W से। ये दिया गया है 100 ग्राम। जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा, जो कम होगा वो विलेय होगा। फिर क्वथनांक में उन्नयन, देखो वृद्धि का मतलब उन्नयन होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन जो है ना इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। ये हमें दिया गया है बच्चे 0.4 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी दिया गया है उसको भी लिख देंगे। जो जो दिया है उसको लिखो, यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक है। पहले जो जो दिया गया है बच्चों उसको लिखा जाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको हम लोग डिनोट करते हैं केबी से। ये हमें दिया गया है 2.67, ऊपर देख लो ये दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना है अणुभार m, हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्वथनांक में उन्नयन का। देखो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, डेल्टा टीबी इक्वल टू मैंने बताया था। देखो 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान 1000 अपान m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला मैंने बताया था क्वथनांक में उन्नयन का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें m निकालना है तो m को इधर ले आएंगे भैया। तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। देखो ये m इधर गया तो डेल्टा टीबी इधर आएगा। ये अणुभार का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये अगर आपको ये पता है ना फॉर्मूला, तो इसी से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो m इक्वल टू हमारा क्या होगा, आप सारी वैल्यूज को रखते हैं। देखो 1000 जो रहेगा ये 1000 ही रहेगा। केबी की वैल्यू है 2.67, तो इसको लिख देंगे 2.67 गुणे स्मॉल w की वैल्यू है 2.5, तो इसको लिख देंगे 2.5 अपान डेल्टा टीवी की वैल्यू भी मैंने बताई थी 0.4 था और कैपिटल W तो 100 था ही था, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब चलो इसी को गुणा भाग करते हैं, आंसर आ जाएगा। m इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो इसका 2.67 का इसमें 100 से गुणा कर दो तो 267 हो जाएगा, ठीक है, गुणे यहाँ पे 10 बचा, इसका 2.5 से गुणा कर दो तो 25 हो जाएगा। अपान 0.4 का जब इससे गुणा करोगे तो 40 आएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, 267 को 25 से गुणा करो तो आपका 6675 आएगा। गुणा करके देख लेना, अपान 40 हो जाएगा। इसको कट करोगे ना तो आपका आएगा 166.875। ये गुणा भाग आपको करना होगा भाई, मैं तो बता दे रहा हूँ। अब एक एक का गुणा भाग कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो m इक्वल टू 166.875 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। ये हमारा अणुभार आ जाएगा। बस समझ में आ गया, तो कुछ था नहीं। विलेय का भार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, क्वथनांक में उन्नयन दिया था, मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया था, हमें m निकालना था।
क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला मैंने बताया, डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें एम निकालना था तो हम डेल्टा टीबी को यहाँ ले आएंगे, एम को यहाँ ले जाएंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा 1000 गुणे 2.67 गुणे 2.5 अपान 0.4 गुणे 100। ये आपका जीरो तीनों एडजस्ट हो जाएगा इनसे, तो आपका इतना आएगा 6675/40। कट करोगे तो आपका 166.875 ग्राम प्रति मोल आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। देखो ऐसे समझो बेटा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको ऐसे क्लास दे दूं ना कि सारी चीजें आपको आ जाए, बिल्कुल हलवा लगने लगे आपको। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग टॉपर बने और हम बना कर रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है। अब स्टूडेंट हम अपने लिस्ट की बात करें तो चौथा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। बहुत पूछा जाता है राउल्ट का नियम, अत लघुत्तरीय लघुत्तरीय सब में ये पूछा जाता है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको कैसे मैं मिस कर दूं। देखो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। चलो देखते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। मतलब ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है ना, वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। यानी कि विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो P0 माइनस PS अपान P0, ये होता है विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसमें P0 जो है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है ये विलयन का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब, इन्हीं सबको मिलाकर जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होगा, यानी कि स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखो विलेय का मोल प्रभाज्य क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो इसके मोल प्रभाज्य के बराबर ये होता है। यही होता है भैया आपका राउल्ट का नियम। मतलब किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो P0 माइनस PS अपान P0 है, ये विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या। अब हम लिखते हैं कुछ चीजें, समझ लो। P0 क्या है, PS क्या है, इसको जान लो। P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जो प्योर आपका विलायक है, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। ये है आपका विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल n जो है, स्मॉल n ये है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। और कैपिटल N जो है मेरे भाई, वो है विलायक के मोलों की संख्या। मैं बता देता हूं, लिख देता हूं, ये लिखना जरूरी है, कम से कम पता तो चले ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। तो यही होता है भैया राउल्ट का नियम कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अब इसकी सीमाएं थोड़ा सा समझ लो, राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछी जाती हैं। तो देखो लिमिटेशंस क्या है। देखो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम जो है तनु विलयनों पर लागू होगा। तन विलयन का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, थोड़े पतले विलयन जिसको बोलते हैं। और सांद्र विलयन क्या होगा, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। तो राउल्ट का नियम जो है ये तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। तीसरा, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो वैद्युत अपघट्य हमारे CuSO4 HCl, ठीक है, इन सब पर आपका राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं, 4 सीमाएं हैं, यही चारों लिख दोगे भैया, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। ऐसे समझ लो सारे क्वेश्चंस, आगे आगे बढ़ते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउल्ट का नियम मैंने बता दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और राउल्ट के नियम की मैंने सीमाएं भी बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी लिस्ट में ना, ये देखो 5वां, ये भी एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसी चैप्टर का है। देखो ये जो है न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूं ना, ये क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन से रिलेटेड ना, ये सब न्यूमेरिकल आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्ट आते हैं, तो इनको मिस मत करना। चलो 5वां न्यूमेरिकल,
2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है, इसको 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हिमांक में अवनमन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है और ये भी मैंने बताया था। तो 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, इसका अणुभार भी दिया गया 180, इसको 25 ग्राम में जल में घोला गया है भैया, तो ये विलेय होगा, ये विलायक होगा, ये कम है ये ज्यादा है। और हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ये हिमांक में अवनमन होगा। आपको मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है। तो पहले लिखेंगे जो जो दिया गया है, विलेय का भार दिया गया, बहुत इजी होता है ये सब, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। विलेय का भार हमें दिया गया है स्मॉल w, ये दिया गया है बेटा 2.25 ग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया है विलेय का अणुभार भी दिया है, विलेय का अणुभार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, और ये हमें दिया गया है 180। फिर हमें दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ये हमें दिया गया है भैया 25 ग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया है हिमांक में अवनमन, देखो कमी पाई गई तो हिमांक में अवनमन इसको बोलेंगे, हिमांक में अवनमन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। देखो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB और हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF, ये 0.93 डिग्री सेल्सियस दिया। हमें निकालना है बेटा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं KF से। देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक को KB, यहाँ पे KF, ये हमें निकालना है। तो KF का एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्टली लगा देता हूं, वही आप लोग समझ लेना। KF यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है m इंटू डेल्टा TF इंटू W अपान कैपिटल W अपान m 1000 इंटू स्मॉल w, ये फॉर्मूला होता है। देखो कुछ उसी तरह है, बस ऊपर नीचे मैंने इसको कर दिया है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे डेल्टा TF का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ हिमांक में अवनमन का, यहाँ पे डेल्टा TF निकालना है तो इसका KF का 1000 और स्मॉल w से गुणा कर दो अपान m इंटू कैपिटल W, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगभग है, बस यहाँ पे f है, ठीक है। तो KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो m की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 180, डेल्टा TF की वैल्यू 0.93 है, ठीक है, तो एक m की वैल्यू 180 गुणे 0.93 गुणे इस कैपिटल W की वैल्यू है 25 ग्राम, तो इसको 25 कर देंगे, ठीक है, 25 अपान 1000 कर देंगे गुणे स्मॉल w की वैल्यू है 2.25 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, बहुत ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है। एक काम करो आप लोग, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। 180 का 0.93 से गुणा कर दो तो आपका आएगा 167.4 गुणे 25, आपका ऐसे रहेगा। नीचे आपका देखो 1000 का 2.25 से गुणा कर रहे हो तो ये 2250 हो जाएगा, जब आप 2.25 का 1000 से गुणा करोगे, ठीक है, ये हो गया। अब KF इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 167.4 को 25 से गुणा करो तो आपका आएगा अप्रॉक्स 4185 अपान नीचे है 2250, इसको भी कट करोगे तो आपका आएगा 1.86, तो ये हमारा आ गया मोलल अवनमन स्थिरांक, KF की वैल्यू आ गई 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और यही हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा बेटा, यही ये वाला हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो हमें विलेय का भार दिया गया था, विलेय का अणुभार दिया गया था, विलायक का भार दिया गया था, हिमांक में अवनमन दिया गया था, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना था, ठीक है। हमने क्या किया, KF की वैल्यू, KF का मैंने फॉर्मूला लगा दिया m इंटू डेल्टा TF इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w, फिर हमने वैल्यू रख दी 180 गुणे 0.93 गुणे 25 अपान 1000 गुणे 2.25, फिर हमने इसका गुणा कर दिया 167.4 गुणे 25 हुआ अपान 2250, फिर 4185 अपान 2250। देखो भैया कैलकुलेशन जो है ना ये आपको खुद से करना होगा। कैलकुलेशन हम कैसे यहाँ पे अगर एक एक वर्ड का करेंगे तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा, आप खुद कीजिए, कैलकुलेशन करना सीखिए। एग्जाम में मैं थोड़ी ना आऊंगा आपका कैलकुलेशन करने, वो आपको खुद ही करना होगा, ठीक है।
तो हमारा जब इसको हमने काटा 4185 को 2250 से, तो 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हमारा आंसर आ गया। तो भैया ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन फिनिश। चलो, हमने जो आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का 5 क्वेश्चन मुझे बताना था, हेनरी का नियम, मोललता निकालना, हिमांक क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, राउल्ट का नियम और हिमांक में औनमन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चंस और भी हैं जो आप पढ़ लीजिएगा भैया, पराशरण दाब है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उसको भी पढ़ना, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो विलेन चैप्टर का जो पूरा क्वेश्चन है, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।